देखते हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा अंतिम पड़ाव पर है। सोमवार को जम्मू में यात्रा के साथ चल रहे दिग्विजय सिंह के एक बयान के बाद से लगातार हंगामा मचा हुआ है। बीजेपी कांग्रेस को घेरती नजर आई। राहुल गांधी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिग्विजय सिंह के सवालों का खुलकर सामना करते हुए कहा कि दिग्विजय सिंह के बयान से वो और पार्टी सहमत नहीं है। सेना को कोई भी सबूत देने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा अब जम्मू से श्रीनगर को जा रही है और इस बीच राहुल गांधी ने साफ किया है कि सर्जिकल स्ट्राइक पर वे अपने नेता दिग्विजय सिंह के बयान से सहमत नहीं हैं। जो दिग्विजय सिंह जी ने कहा उससे मैं बिल्कुल अग्री नहीं करता हूं। हमारी आर्मी पर हमारा पूरा ट्रस्ट है। अगर आर्मी कुछ करे सबूत देने की कोई जरूरत नहीं है। तो मैं पर्सनली उनके स्टेटमेंट से कंप्लीटली डिसएग्री करता हूं और कांग्रेस पार्टी की ऑफिशियल पोजीशन भी यही है कि वो दिग्विजय जी का पर्सनल ओपिनियन है, वो हमारा ओपिनियन नहीं है। सोमवार को जम्मू में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान दिग्विजय सिंह ने सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाकर कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ा दी। सर्जिकल स्ट्राइक की बात करते हैं कि हमने इतने लोग मार गिराए, लेकिन प्रमाण कुछ नहीं, केवल झूठ का पुलिंदा से ये राज कर रहे हैं। इस विषय पर एक बार मगर बीजेपी इस मौके को कैसे छोड़ सकती थी। उन्होंने सीधे सीधे राहुल गांधी को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की। कांग्रेस पार्टी आतंकवाद के ऊपर अपने रुख को स्पष्ट करे। कांग्रेस पार्टी देश की सुरक्षा के नाम पर अपने रुख को स्पष्ट करे। आज सेना के बड़े बड़े अफसर, जिसमें बहुत लोग उनके कुछ स्पेशल सेल्स के हेड भी रहे हैं, वो भी सवाल खड़े कर रहे हैं ना कि हमें सेना के इंस्टीट्यूशनल रिस्पेक्ट को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। राहुल गांधी जी हजारों किलोमीटर चलने के बाद भी आप दिग्विजय सिंह को सेना का सम्मान करने के बारे में क्यों नहीं सिखा सके, वो भी कश्मीर के अंदर। इससे बड़े शर्म की बात हो नहीं सकती। भारत जोड़ो यात्रा का ये वो दौर है जब सुरक्षा, मौसम और भूगोल सबकी चुनौती सामने है, लेकिन राहुल गांधी की नजर बस अपने लक्ष्य पर है। देखना यह है कि अचानक पैदा हुआ ये विवाद कितनी दूर तक उनका पीछा कर पाता है। श्रीनगर से नजीर मसूदी की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और अब दिल्ली की बात करते हैं। दिल्ली को एक बार फिर नया मेयर नहीं मिल पाया। सदस्यों की शपथ तो हो गई पर वोटिंग नहीं हो पाई। हंगामा इतना हुआ कि सदन को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। और अब सवाल यही उठ रहा है कि आखिर दिल्ली का कामकाज कब शुरू होगा, क्योंकि दोनों पार्टियां जो हैं सिर्फ एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप में लगी हुई है। हंगामे के बाद नगर निगम का सदन स्थगित। न मेयर का चुनाव हो पाया, न डिप्टी मेयर का और न ही स्थायी समिति के सदस्यों का। मैं आज भारतीय जनता पार्टी को कहना चाहता हूं कि हिम्मत है तो हार स्वीकार करो। अगर लोकतंत्र में, संविधान में यकीन रखते हो, थोड़ा भी यकीन रखते हो, तो इस बात को स्वीकार करो कि दिल्ली की जनता ने आपको हरा दिया है। मेयर चुनने दो। हम लोगों ने अपने किसी भी पार्षद की ओर से एक जरा सी भी तनिक भी किसी प्रकार का कोई हंगामा नहीं होने दिया। वहां गाली गलौज कर रहे हैं बीजेपी के पार्षद, वहां गुंडागर्दी कर रहे हैं, हमारी महिला पार्षदों के साथ मारपीट कर रहे हैं, और उसके बाद अचानक सदन स्थगित कर दिया गया। क्यों किया गया? क्योंकि दिल्ली के 2 करोड़ लोगों ने जो जनादेश दिया है उसका गला घोटना है। जैसे ही शपथ ग्रहण खत्म हुआ सभी पार्षदों का, तो घोषणा हुई कि अब मेयर का चुनाव होगा, तैयारियां शुरू की जाएं। तो इसके बाद लगातार जो बीजेपी के पार्षद थे उन्होंने नारेबाजी शुरू की, लेकिन ये एक छोटी सी घटना जो है इतनी बड़ी बन गई, यानी कि उसको देखा इतना बड़ा गया कि जो पीठासीन अधिकारी हैं सत्या शर्मा, उन्होंने आके घोषणा की कि इस तरह से सदन नहीं चल सकता, अनिश्चित काल के लिए स्थगित करना पड़ रहा है। सदन की शुरुआत मनोनीत सदस्यों को शपथ दिलाने से हुई। इस दौरान नारे भी लगे। फिर निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलवाई गई और वोटिंग से पहले बवाल हो गया। हालांकि बीजेपी की अपनी दलील है। इनका आरोप है कि आम आदमी पार्टी के पार्षदों का व्यवहार सदन में खलल की वजह बना। ये बहुत ही दुखद है। मुझे इतना दुख हो रहा है। हम 10 बजे से यहाँ बैठे हुए हैं और किसी तरह सुरक्षा व्यवस्था में शपथ तो हो गया,
लेकिन जैसे ही चुनाव होना शुरू हुआ, वोटिंग होनी, इन लोगों ने बवाल कर दिया। आपस में जब ओथ भी हो रही थी तो आपस में ये लोग भिड़ रहे थे और एक दो जने मंच पे चले गए थे जो पीठासीन अधिकारी की जगह है। फिर आगे कुछ और बातों में व्यवहार, मतलब एक महिला है आम आदमी पार्टी से, वाइट कपड़े पहने में, मेरे को नाम नहीं मालूम उनका, और एक और थी, वो उस पे डेस्क वेस्ट पे जब मैंने मुड़ के देखा कि क्या हुआ तो वो लोग मंच पे चढ़े हुए थे। फिर इधर से कुछ, फिर आपस में झगड़ेबाजी, वापस वही हरकतें। आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह है, लेकिन आज सदन में वैसा कुछ भी नहीं हुआ जैसा 6 जनवरी को हुआ था। तो सवाल उठना लाजमी है कि क्या सदन को स्थगित करने की वाकई जरूरत थी? नई दिल्ली से शरद शर्मा के साथ परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया। बजट आने वाला है, सभी बड़ी बड़ी उम्मीदें लगाकर बैठे हैं और देश के सभी बड़े उद्योग संघों ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से बजट 2023 में आम आदमी पर टैक्स का बोझ कम करने की वकालत की है, जो इस वक्त की सबसे बड़ी मांग है। उद्योग संघों ने कहा कि बजट 2023 में वित्त मंत्री पर्सनल इनकम टैक्स में राहत दें, जिससे उद्योग धंधों को भी थोड़ी राहत मिलेगी। हर बार बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आयकर टैक्स में छूट की उम्मीद कर रहे लोगों को निराश करती हैं। अब बजट 2023 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर पर्सनल इनकम टैक्स में राहत देने को लेकर दबाव बढ़ रहा है। मंगलवार को फिक्की के डायरेक्टर जनरल अरुण चावला ने एनडीटीवी से कहा, बजट 2023 में ओवरऑल टैक्स डिडक्शन लिमिट बढ़ाना जरूरी होगा। Amongst the many other suggestions, FICCI has recommended that the government may look at increasing the overall deduction limit to rupees 3 lakhs to boost investment and increase the savings for the individual. उद्योग संघ फिक्की का मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में मंदी को देखते हुए ये बेहद जरूरी है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में डिमांड को बढ़ाया जाए। ऐसे में अगर आम लोगों को टैक्स में कुछ राहत दी जाती है तो उनकी बचत भी बढ़ेगी, वो बाजार में ज्यादा खर्च कर सकेंगे और इससे अर्थव्यवस्था में डिमांड में भी सुधार होगा और अर्थव्यवस्था की रफ्तार भी बढ़ेगी। उद्योग संघ पीएचडी चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने टैक्स छूट लिमिट के साथ साथ हाउसिंग लोन पर भी टैक्स रिबेट बढ़ाने की वकालत की है। पीएचडी सीसीआई के डिप्टी सेक्रेटरी जनरल एसपी शर्मा ने एनडीटीवी से कहा, आम करदाताओं के लिए इनकम टैक्स एग्जेम्पशन की लिमिट 2.5 लाख से बढ़ाकर 5 लाख करना जरूरी होगा। हाउसिंग लोन पर टैक्स रिबेट 2 लाख से बढ़ाकर कम से कम 3 लाख किया जाए। जबकि मौजूदा आर्थिक परिस्थिति को देखते हुए उद्योग संघ कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री यानी सीआईआई ने कम आय वाले करदाताओं के लिए टैक्स की दरें कम करने की सिफारिश की है। स्टैंडर्ड डिडक्शन देखिए 50,000 है, बाकी कुल मिला के वेवर आपको 2.5 लाख तक मिल जाता है। 2.5 को 3 लाख कर दे तो जो लोग डिमांड कर रहा है, मेरे ख्याल से कोई ज्यादा तो नहीं है, इतना तो हो ही सकता है। 3 साल में तो इन्फ्लेशन भी हो गया, तो इतना बेनिफिट दे सकते टैक्स पेयर्स को। अब देखना होगा कि वित्त मंत्री पर्सनल इनकम टैक्स में राहत की आस लगाए करोड़ों करदाताओं के लिए कोई नई घोषणा करती हैं या नहीं। दिल्ली से कारण पात्रा के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। बाल पुरस्कार से सम्मानित 11 बच्चों ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। सोमवार को देश भर से चुने इन बच्चों को राष्ट्रपति ने सम्मानित किया है। छोटी उम्र में इन बच्चों का हुनर और हौसला देखते ही बनता है। हमारे सहयोगी राजीव रंजन की ये खास रिपोर्ट। तुम पास आए जो मुस्कुराए तुम। केरल के आदित्य सुरेश बीमारी की वजह से चल नहीं पाते हैं, मगर सुर इस तरह साधते हैं कि जवाब नहीं। जाहे न सोता है 500 से ज्यादा जगहों पर परफॉर्म कर चुके हैं और इस साल के प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार से नवाजे गए हैं। कुछ कुछ होता है। I feel so happy and so proud and so blessed also, and it's a great pleasure for me. कश्मीर के अनंतनाग की हनाया निसार मार्शल आर्ट चैंपियन है। 12 साल की उम्र में खेलों में शानदार उपलब्धि के लिए हनाया को पुरस्कार दिया गया है। बहुत अच्छा फील हो रहा है, डिफरेंट फीलिंग है क्योंकि हम 11 स्टूडेंट्स हैं, उनमें से मैं एक भी हूँ, तो ऑब्वियसली एक स्टेट को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, मुझे बहुत खुशी है। अपने क्षेत्र में मेहनत और जोश के साथ कुछ नया कर गुजरने वाले इन बच्चों से प्रधानमंत्री ने मिलकर
उनकी हौसला अफजाई की। बच्चों के लिए बिल्कुल यादगार दिन रहा। सबसे कम उम्र के पहले होने का गौरव प्राप्त है। मात्र 10 साल के सौरजीत मलखम्ब खिलाड़ी हैं। गुजरात में 2022 में हुए राष्ट्रीय खेलों में स्टैंडिंग पोल ओपन वर्ग में कांस्य पदक जीतकर ये समस्त खेलों में सबसे कम आयु के पदक विजेता बने। बहुत प्राउड फील हो रहा है कि आज फाइनली मैं मेरे पापा के सपने से बियॉन्ड गया हूँ। अभी मैं चाहता हूँ मैं इससे भी और बियॉन्ड जाऊँ। वहीं वीरता कैटेगरी से सम्मान मिला है रोहन रामचंद्र बहिर को। महाराष्ट्र के रोहन ने अपनी जान की परवाह न कर 43 साल की महिला को नदी में डूबने से बचाया। उस समय कुछ दिमाग में आया नहीं, सिर्फ वो और मैं, वो जा रही थी पानी से, देखते ही मैंने कूद लिया पानी में, तैरते हुए उनके पास गया, उनको पानी से बाहर निकाला। सर, बहादुरी, इनोवेशन, समाज सेवा, कला संस्कृति से लेकर खेल कूद तक के क्षेत्रों में बेहतर करने वाले इन बच्चों को 11 राज्यों से चुना गया है। मुझे लगता है कि जिस बच्चे का आप उल्लेख कर रहे हैं उसको मार्शल आर्ट्स में विशेष पदक मिला है और अपने आप में लड़कियां, चाहे इनोवेशन हो, नवाचार हो, चाहे प्रौद्योगिकी हो, चाहे मार्शल आर्ट्स हो, हर नए मुकाम पर अपनी ओर से जो सफलता है उसको नए दृष्टिकोण से परिभाषित कर रहे हैं। बेशक ये बच्चे उम्र में बहुत छोटे हैं, पर इनकी शानदार उपलब्धियों पर हर किसी को गर्व होगा। ये वो छोटे छोटे सूरमा हैं जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में मिसाइल कायम की है और इनसे हम और आप प्रेरणा ले सकते हैं और कह सकते हैं कि देश के भविष्य के कंधे मजबूत हैं। नई दिल्ली से राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया।